हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और मेरा ये सेकंड यूट्यूब है आपके लिए मस्कुलर सिस्टम से संबंधित, जिसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, स्केलेटल मसल का हम चल रहे हैं। इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो यहाँ दे रखा है, ये डायग्राम है। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट अगर ले लो तो उसके बाद में मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगी और ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? यहाँ से कि जो हमारी मसल है, इसको कंट्रैक्शन होने के लिए प्रॉपर स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। जैसे ही इसके पास में स्टिमुलस होगा, इतना होना चाहिए पर्याप्त उद्दीपन जो इसको स्टिमुलेट कर सके, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और स्केलेटल मसल जो है ये क्या है? हमारी वॉलेंट्री मसल है। वॉलेंट्री मतलब इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर, इट इज़ अंडर आवर कंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये हम शुरुआत करेंगे कि इसके पास में जो है स्टिमुलस कहाँ से आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो यहाँ नर्व आ रही है, कहाँ तक? मसल तक, वो कहलाती हैं मोटर नर्व। क्या कहलाती हैं? मोटर नर्व। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, वैसे ही मोटर नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पर आती हुई दिखाई है? यहाँ पर मसल फाइबर तक आ रही हैं। तो नर्व उत्तेजित हो रही है, मतलब नर्व डीपोलराइज्ड है। डीपोलराइज मतलब अब यहाँ अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। जब रेस्ट अवस्था में होती है तो क्या होता है? अंदर नेगेटिव चार्ज होता है रेस्टिंग फेस में और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, नर्व फाइबर डीपोलराइज होती है। अब इस अवस्था में ये इम्पल्सेस को आगे कन्वे करती है। तो मोटर नर्व जो है ये डीपोलराइज हुई है। और यहाँ से हम लेते हैं ये जो पार्ट बताया है, दिस इज़ द जंक्शन। ये मोटर नर्व का जो एंड पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा? एक्सॉन। डेंड्राइट वाला पार्ट क्या करता है? रिसीव करता है सेंसेशंस को, स्टिमुलस को। और एक्सॉन वाला पार्ट क्या करता है? उसे पास करता है नेक्स्ट जगह पर। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या है? इसका एक्सॉन वाला पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। और एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं वो क्या होते हैं? ब्रांच्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर हैं सेमाइनल वेसाइकल्स which are synaptic vesicles which are filled with which are filled with neurotransmitters। और यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर का हम एग्जांपल लेकर चलते हैं वो है एसिटाइलकोलिन, ACH, एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पर जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर क्या है? सिनेप्टिक वेसाइकल हैं। सिनेप्सिस आपको बताया था। सिनेप्सिस क्या होता है? एक नर्व खत्म हो रही है और दूसरी नर्व शुरू हो रही है। यहाँ पर सिनेप्सिस क्या है? एक नर्व खत्म होने के बाद में यहाँ सूचना दे रही है इसको मसल फाइबर को। ठीक है, मोटर न्यूरॉन है, इसका जो एंड पार्ट है ये सूचना प्रेषित करेगा कहाँ पर? मसल फाइबर में। तो यहाँ पर ये एक्सॉन वाला पार्ट है और यहाँ पर ये मसल वाला पार्ट है जो सूचना को रिसीव करेगा बाय द केमिकल्स, बाय द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये वाला पार्ट है सिनेप्टिक पार्ट। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं इसको? न्यूरो, क्योंकि मोटर न्यूरॉन आ रही है और ये मसल वाला पार्ट है और इन दोनों का जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज मोटर एंड प्लेट। क्योंकि यहाँ पर आकर के मोटर नर्व जो है इसका एंड हो रहा है, एक्सॉन वाला पार्ट आ गया और एक्सॉन वाला पार्ट जो है ये इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूरो एंड प्लेट भी कह सकते हैं, मोटर एंड प्लेट भी कह सकते हैं, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मसल का स्ट्रक्चर जो बनाया है, यहाँ पर आप देखिए ये मसल का जो स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे आपको बताया था, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में बाहर की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? सार्कोलेमा। अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? सार्कोप्लाज्म। और ये क्या है? ये जो ग्रीन कलर का दिखाया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्म के अंदर उपस्थित है बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स। इन मायोफाइब्रिल्स में जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, वो क्या है? सार्कोमियर। ठीक है,
तो यहाँ ये सार्कोलेमा हो गया। सार्कोलेमा में बीच बीच में यहाँ पर ये इस तरह से पाई जाती हैं टी ट्यूब्यूल्स। क्या पाई जाती हैं? टी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो रेटिकुलम वाला पार्ट है, इसके अंदर इस तरह से जो इनफोल्डिंग्स हैं ये बना रही हैं एल ट्यूब्यूल। इस तरह से एक जो मसल है उसके अंदर जो टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल है ये बनाती हैं क्या? ये कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, टी कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, जो इसके फंक्शन को ज़्यादा एक्टिवेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, इसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, कैल्शियम आयन। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर में कैल्शियम के चैनल होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर है कैल्शियम का पंप। जहाँ भी पंप शब्द आता है मतलब वो एनर्जी कंज्यूम करने के बाद ही अपना काम शुरू करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जहाँ भी चैनल है मतलब वो जब ओपन होगा तो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, मतलब जो चीज़ ज़्यादा है वहाँ से वो चीज़ कम की तरफ आएगी, ठीक है। तो जहाँ चैनल शब्द आता है वहाँ अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी एनर्जी नहीं कंज्यूम हो रही है, लेकिन जहाँ पंप है वहाँ एनर्जी कंज्यूम होकर ही वो काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे ही कोई सूचना यहाँ से आई, मोटर नर्व लेकर आई, मोटर नर्व कोई सूचना लेकर के आती है तो यहाँ पर ये डीपोलराइजेशन हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके टर्मिनल पर पहुँचेंगे तो टर्मिनल पर उपस्थित कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। तो वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज में परिवर्तन आया जिसके कारण से डीपोलराइजेशन के कारण से कैल्शियम चैनल ओपन हुए। कैल्शियम चैनल ओपन हुए तो बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से यहाँ पर अंदर कैल्शियम एंटर होगा। ये कैल्शियम अंदर एंटर होते ही ये जो सिनेप्टिक वेजाइकल्स हैं इनसे टकराएगा और सिनेप्टिक वेजाइकल का एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे बाहर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुए। इन एसिटाइलकोलिन को रिसीव करने के लिए मसल जो है यहाँ पर इसकी जो सार्कोलेमा है यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर्स हैं। ये ब्लू कलर के क्या बताए हैं, रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जैसे ही इनको रिसीव करेंगे यहाँ उपस्थित जो सोडियम चैनल है, जो लिगेंड गेटेड चैनल है, लिगेंड क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन। जैसे ही एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर से अटैच होगा, जुड़ेगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम अंदर आना शुरू हो गए। जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू हो गए यहाँ पर भी अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज सार्कोलेमा से होता हुआ यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एल ट्यूब्यूल तक पहुँचेगा। जैसे ही ये डीपोलराइजेशन यानी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँचेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचेगा, वैसे ही इसका कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा इसके अंदर से कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होकर के सार्कोप्लाज्म में आएंगे। और सार्कोप्लाज्म में जो कैल्शियम आ रहे हैं ये कैल्शियम बाइंड होंगे ट्रोपोनिन के सी वाले भाग पर। जैसे ही ये ट्रोपोनिन के सी वाले भाग पर अटैच होंगे वैसे ही जो आवरण बनाया हुआ था टीपीआई ने, टीपीआई आपको ध्यान होगा क्या बताया था, ये जो है टीपीटी है जो ट्रोपोमाइनिन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर की तरफ क्या है, कैल्शियम बाइंड वाला साइट है और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, टीपीआई जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में आवरण बना हुआ था। जैसे ही कैल्शियम टीपीसी पर जुड़ेगा वैसे ही जो है टीपीटी जो है ये आगे सरक जाएगा और ये आगे सरकेगा तो ये जो बीच का जो इनहिबिशन वाला है टीपीआई ये शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट होगा तो जो मास्क है बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो मास्क था वो रिमूव हो गया। वो रिमूव होते ही एक्टिन और मायोसिन के बीच में ब्रिज बन जाएगा और ब्रिज बन जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी जो है वो एटीपी एस एंजाइम जो है वो क्या करती है, उस एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगी, एडीपी प्लस पी, यानी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और वापस से जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर ये मैंने नंबर डाल रखे हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे ही कोई सूचना प्रेषित हुई यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा मोटर नर्व में आया तो मोटर नर्व का डीपोलराइजेशन हुआ। मोटर नर्व का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, जो एंड पॉइंट है जो कहाँ उपस्थित है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल सेकेंड पॉइंट। और कैल्शियम चैनल किस प्रकार का है, वोल्टेज गेटेड चैनल, जो वोल्टेज में चेंज हुआ है ना डीपोलराइजेशन, उसके कारण कैल्शियम चैनल के ओपन होते ही एक्सोसाइटोसिस होगा। थर्ड, एक्सोसाइटोसिस मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा सिनेप्टिक लेफ्ट में। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, फोर्थ पॉइंट क्या है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो उपस्थित है मसल के ऊपर सार्कोलेमा पर, वो इससे क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे ही ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से अटैच होंगे एसिटाइलकोलिन, सोडियम चैनल जो यहाँ उपस्थित हैं, जो लिगेंड गेटेड चैनल हैं, जो एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित है, वो ओपन हो गए। जैसे ही वो ओपन हो गए, बाहर से यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम अंदर एंटर होगा। जैसे ही सोडियम अंदर एंटर होगा, सार्कोलेमा भी जो है वो डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज सार्कोलेमा से होता हुआ कहाँ पर आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन तक आएगा, तो जो है इसमें उपस्थित कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। कैल्शियम चैनल के ओपन होते ही कैल्शियम जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, ये रिलीज होकर के कहाँ पर आएगा, सार्कोप्लाज्म में आएगा। और सार्कोप्लाज्म में आने के बाद में जब ये मायोफाइब्रिल या सार्कोमियर हम कह सकते हैं, उसके टीपीसी ट्रोपोनिन के कैल्शियम साइट पर बाइंड होगा, वैसे ही इसका जो टीपीआई है जिसने मास्क बना रखा था किसके बीच में, एक्टिन और मायोसिन के बीच में, वो मास्क हट जाएगा। मास्क हटते ही दोनों में ब्रिज फॉर्मेशन होगा और ब्रिज फॉर्मेशन होगा मतलब जो है कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें लिख रखा है। अब आता है कि ये हमेशा तो जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेगी नहीं, वापस रिलैक्स फॉर्म में होगा। तो तुरंत बाद में क्या है, दो प्रोसेस है इसमें जो इसको वापस से रिलैक्स में लाएंगे। एक तो क्या है, एसिटाइलकोलिन जो यहाँ पर बना था, जो यहाँ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन जो उपस्थित है, इसको क्या है, ख़त्म करना है। तो इसके लिए यहाँ पर उपस्थित होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस क्या करता है, पीछे के जो एसिटाइलकोलिन है जो अब काम में नहीं आने हैं, उनको ख़त्म करता रहता है, उनको हटाता रहता है। एसिटाइलकोलिन एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन को एसिटेट और कोलिन में तोड़ता रहेगा, और इसमें से ये जो कोलिन है जिसको तोड़ा है, ये कोलिन वापस से काम में आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और वापस जो है इससे एसिटाइलकोलिन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन एक बार तो एसिटाइलकोलेस एस्ट्रेस जो एंजाइम है, ये यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर उपस्थित एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, एसिटेट और कोलिन में। ठीक है, तो रिलैक्सेशन वाला। दूसरा क्या है, इसी समय एक्टिवेशन होगा कैल्शियम पंप का, एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप। जैसे ही कैल्शियम पंप एक्टिवेट होगा तो सार्कोप्लाज्म में उपस्थित जो कैल्शियम है वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ऑपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना है, एनर्जी काम में आएगी। कैल्शियम पंप के चालू होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस तरह से यहाँ ये जो दो प्रोसेस हैं ये रिलैक्सेशन के टाइम पर होंगे। एक तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो एंजाइम है, ये एसिटाइलकोलिन को एसिटेट और कोलिन में तोड़ देगा, इनएक्टिव कर देगा, हटा देगा वहाँ से। कोलिन वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। ठीक है, और जो है वापस से एसिटाइलकोलिन बनाने के काम में आ जाएगा। जबकि एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप होगा, जिससे कैल्शियम जो यहाँ उपस्थित है सार्कोप्लाज्म में, वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इससे कैल्शियम जो टीपीसी से जुड़ा हुआ था वो हट जाएगा। जैसे ही वो हटेगा वापस से क्या होगा, जैसे ही वो हटा
यानी वापस ये एक्टिन और मायोसिन और इसके बीच का वापस ये टीपीआई बीच में आ गया। ठीक है, तो टीपीआई बीच में आते ही ब्रिज टूट गया। अब ब्रिज टूट गया यानी कि वापस क्या है, इनमें उसने जगह चेंज कर ली। जगह चेंज कर ली मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग हो गया। तो ये हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग मूवमेंट। तो स्लाइड, हल्का सा स्लाइड हो जाएगा। जो क्या स्लाइड होगा, मायोसिन अपनी जगह पर रहता है, मायोसिन स्लाइड नहीं होता है। क्या स्लाइड होता है, एक्टिन स्लाइड होता है। तो इस तरह से एक्टिन जो है ये स्लाइड होगा मायोसिन के तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। जब ये अंदर की तरफ आ रहा है मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, और जब ये बाहर की तरफ जा रहा है मतलब क्या है, स्ट्रेचनिंग हो। एक तो रिलैक्सेशन पोजीशन है, उससे और ज़्यादा जा रहा है तो स्ट्रेचनिंग पोजीशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रिलैक्सेशन के स्टेप हैं। ये रिलैक्सेशन के तो 2 पॉइंट बता ही दिए। ये स्टेप्स हैं ड्यूरिंग एक्टिवेशन। शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, स्टिमुलस से। जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला मोटर नर्व डीपोलराइज हुई तो इसका जो पोलराइजेशन के कारण ये मसल जंक्शन जो है यहाँ तक डीपोलराइजेशन गया, तो यहाँ के कैल्शियम चैनल ओपन हो गए एक्सॉन प्लेट पर। एक्सॉन प्लेट के चैनल ओपन होने से एक्सोसाइटोसिस होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा। ये मसल फाइबर ऊपर उपस्थित रिसेप्टर से जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा वहाँ पर उपस्थित सोडियम चैनल ओपन होंगे। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे मसल सेल डीपोलराइजेशन होना शुरू होगी। और टी सिस्टम जो बताया था, टी ट्यूब्यूलर और एल ट्यूब्यूलर, तो वहाँ से होता हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ओपन से कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पर आ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में आ जाएगा। और सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किसके साथ अटैच हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म में उपस्थित टीपीसी, ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच होगा। जैसे ही ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच होगा, टीपीआई जिसने एक्टिन और मायोसिन के बीच में एक जो मास्क बना रखा था, कवर बना रखा था, वो शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, या ब्रिज इज फॉर्म्ड। ब्रिज बन गया मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ बताया था आपको कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये तो है एक्टिन फिलामेंट का एक्टिव साइट जो मायोसिन के एक्टिव साइट से जुड़ना है। और ये टी का कॉम्प्लेक्स है, ट्रोपोनिन का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, टीपीसी, टीपीटी एंड टीपीसी, टीपीटी एंड टीपीआई, ये टीपीआई है। और ये टीपीटी यहाँ बीच में ट्रोपोमाइसिन दिखाना चाहिए था, उससे अटैच है। ठीक है, और ये इसका मायोसिन का, मीरोमायोसिन का ये एक्टिव साइट, और यहाँ पर एटीपीएस बाइंडिंग साइट है। जैसे एटीपीएस जो है इससे एटीपी जुड़ेगा, एक एटीपी कंज्यूम होगा और कंट्रैक्शन होगी। और इस तरह से ये कैल्शियम जुड़ा। कैल्शियम जुड़ने से टीपीसी से कैल्शियम जुड़ा तो जिससे ये सरक गया, सरकने से इन दोनों के बीच का मास्क वाला टीपीआई भी हट गया और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। क्या हुआ, ब्रिज फॉर्मेशन होगा। यहाँ दिखाया है एटीपीएस। एटीपीएस जो है वो एक्टिव हो जाएगा और एटीपी कंज्यूम करेगा, और एटीपी से तो एक फॉस्फेट कंज्यूम होने से एडीपी प्लस फॉस्फेट जो है ये कंज्यूम हो गया। और अब इसके लिए लगातार क्या चाहिए, हाई एनर्जी फॉस्फेट इज़ रिक्वायर्ड। मसल लगातार अपना काम करती रहे, इसके लिए हाई एनर्जी फॉस्फेट इज़ रिक्वायर्ड। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट कहाँ से मिलती है ये हम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में वही चीज़ बता रखी है। ये जो अंडरलाइन कर रखा है, पेशी संकुचन की क्रिया के लिए उद्दीपन की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या है, स्टिमुलस की आवश्यकता है। और ये स्टिमुलस किसके रूप में जाएगा, ये स्टिमुलस इम्पल्सेस के रूप में जाएगा। पेशी संकुचन के लिए प्रारंभ होने के लिए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। केमिकल एनर्जी को इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा इम्पल्सेस के फॉर्म में, और ये इम्पल्सेस के फॉर्म में ही मसल तक पहुंचता है। एक्साइटेशन ऑफ मसल्स, सबसे पहला, पेशी के संकुचन की क्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम और मोटर न्यूरॉन से संबंधित होती है। पेशी में तंत्रिका तंतु के वितरण को नर्व इंटरवेशन कहते हैं। नर्व्स वहाँ तक पहुँचेंगी, कौन सी नर्व्स पहुँचेंगी, मोटर नर्व्स।
कंकाल पेशी प्रेरक तंत्रिकाओं यानी मोटर नर्व्स द्वारा आने वाली तंत्रिका आवेगों को अनुक्रिया में संकुचित होती हैं, यानी मोटर नर्व्स के द्वारा ये प्रोसेस शुरू होगा। कंकाल पेशी स्केलेटल मसल में तंत्रिका का एक्सॉन अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाता है और यहाँ पर बनता है मोटर एंड प्लेट। इसको क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट, जिसको बताया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो इसको सोल फुट भी कह सकते हैं। सोल फुट, सोल क्या होता है? आधार, और सोल फुट किसका सोल है? ये मोटर न्यूरॉन का एंड वाला पार्ट है, मोटर न्यूरॉन का एंड वाला पार्ट। यहाँ ये बुक में आपके ये डायग्राम दे रखा है, ये एक्सोन वाला पार्ट है और एक्सोन वाला पार्ट ये सोल फुट बना लिया, और यहाँ पर ये सार्कोलेमा, क्या है ये? सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये बन रहा है जंक्शन, ये बन रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। ठीक है, या इसको सोल फुट भी कहेंगे। तो यहाँ जो है ये सोल फुट जहाँ पहुँचता है उसके बाहर सार्कोप्लाज्म जो है इसकी इनफोल्डिंग है, तो इसको कहेंगे सिनेप्टिक गटर, और यहाँ जो स्पेस है इसको कहेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं, ये डायग्राम आपको क्लियर है? ये डायग्राम मसल एंड ऑर्गन है, तो ये नर्व की एंडिंग वाला पार्ट है, ये सोल फुट भी कहलाएगा। इनके बीच का ये जो स्पेस है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सार्कोलेमा, इसके ऊपर ये ओवरलैप कर रखी है, ये सार्कोलेमा। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में पोटेंशियल किस तरह से होता है? रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज्ड, यानी अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है। पेशी तंतु में भी सेम होता है और नर्व फाइबर में भी सेम होता है। पेशी तंतु के सार्कोलेमा में तंत्रिका तंतु की तरह इलेक्ट्रिक पोलैरिटी पाई जाती है। आंतरिक सतह नेगेटिव चार्ज होती है, बाहरी सतह पॉजिटिव चार्ज होती है, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है? 0.1 वोल्ट का होता है। जैसे ही तंत्रिका आवेग के पेशी तक पहुंचने पर प्रेरक तंत्रिका का अंतिम सिरा डीपोलराइजेशन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। और ये कब होगा? इस स्थिति में एक्सॉन की आंतरिक सतह ऋणावेशित हो जाती है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? +30 MV। +30 MV क्या है? एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल होगा तो इस कला के विभव के प्रभाव से, यानी एक्शन पोटेंशियल से आधार पाद जो सोल वाला पार्ट है, सोल फुट, वहाँ से अनेक एसिटाइलकोलिन किस में मुक्त हो जाएंगे? जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मुक्त होंगे, सार्कोलेमा को धन आयनों के प्रति पारगम्य बना देता है। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ अटैच होगा? वहाँ रिसेप्टर्स उपस्थित हैं। रिसेप्टर्स जैसे एसिटाइलकोलिन के साथ अटैच होंगे, वहाँ उपस्थित सोडियम चैनल ओपन होंगे। सोडियम चैनल के ओपन होने से सोडियम अंदर आने लगेगा, बाहर से अंदर, यानी सार्कोप्लाज्म में आने लगेगा, जिससे अंदर डीपोलराइजेशन होगा। और ये जो प्रतिक्रिया है, एक समय में आधार पाद से लगभग 50 से 60 एसिटाइलकोलिन आश्य मुक्त होते हैं और इसको लगभग 2 मिलीसेकंड में ही इस टाइम में इतने रिलीज हो जाते हैं। ये आशय सार्कोलेमा द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। सार्कोलेमा के विध्रुवीकरण के बाद में क्या होगा? जितने काम में आ गए उसके बाद में कॉलिन एसिटरेस एंजाइम जो है ये बाकी एसिटाइलकोलिन जो वहाँ पर उपस्थित है उनको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन आशय को नष्ट होने की क्रिया में भी कुछ मिलीसेकंड में ही ये कार्य पूरा हो जाता है, जिससे पेशी लगातार संकुचित अवस्था में नहीं रहती है, रिलैक्स हो जाएगी वापस से। पुनः पेशीय संकुचन हेतु नए आवेग की आवश्यकता होती है, परंतु यदि तंत्रिका तंत्र को 150 बार प्रति सेकंड के दर से लंबे समय तक उत्तेजित किया जाए, मतलब रेगुलर को स्टिमुलस मिल रहा है 150 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? एसिटाइलकोलिन जो है वो एसिटाइलकोलिन के आशयों की संख्या में कमी हो जाएगी, वो बने ही नहीं है,
उससे पहले स्टिमुलेट होगा, वो बने ही नहीं हैं, उससे पहले स्टिमुलेट होते जाएंगे तो धीरे धीरे एसिटाइलकोलिन जो है ये इतने बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होगा, ये आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसको कहेंगे तंत्रिका पेशी संधि में फैटिग्यू यानी थकान की स्थिति आना, क्योंकि पर्याप्त बनने तो चाहिए ना, एक स्टिमुलस के बाद में दूसरा स्टिमुलस। तो अगर ये रेगुलर 150 टाइम्स स्टिमुलस पर सेकंड के हिसाब से हो जाएगा तो पेशी तंतु फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उतनी स्पीड से एसिटाइलकोलिन निर्माण ही नहीं हो पाए हैं। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में आप यहाँ पर देखें, पेशी तंतु में होने वाली संकुचन की क्रिया में पेशी में उपस्थित समस्त पेशी तंतुओं के सामूहिक क्रियाशीलता का परिणाम होता है। कंकाल पेशियों का व्यास अधिक होने के कारण यह कह पाना कठिन है कि तंत्रिका आवेग का एक्शन पोटेंशियल सभी पेशी तंतुओं में समान रूप से एवं एक साथ प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, क्या समान रूप से हो या प्रभावित कर सके, इसके लिए पेशी तंतु में सामूहिक क्रियाशीलता और उत्तेजन की तेजी के लिए क्या आवश्यक है, सार्कोप्लाज्मा में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टी सिस्टम द्वारा संभव होता है। तो टी सिस्टम जो क्या बताया था आप लोगों को यहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो बता ही दिया था। टी तंत्र पेशी तंतु में उपस्थित एक महत्वपूर्ण संरचना है। टी तंत्र पेशी तंतु में उपस्थित एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसका निर्माण सार्कोलेमा के अंतर्वलन से, सार्कोलेमा आउटर बाउंड्री है तो ये बीच बीच में इस तरह से अंतर्वलित होती है, इस तरह से। ठीक है, तो टी क्या है, सार्कोलेमा के अंतर्वलन से जो है एक महीन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य नलिकाएं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य नलिकाओं के रूप में जेड रेखा के क्षेत्र में। अब जेड क्या है, एक सार्कोमियर और दूसरे सार्कोमियर। ठीक है, यानी एक सार्कोमियर की जो एक जेड से दूसरे जेड में जो है एक सार्कोमियर की यूनिट होती है। तो जो जेड रेखा है वहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य नलिका बनाई जाती है सार्कोलेमा के इनफोल्डिंग से। तो इसमें संपूर्ण सार्कोप्लाज्म में संकुचनशील पेशी तंतुओं के रूप में ये टी तंत्र फैला रहता है। यह तंत्र सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के पेशी संकुचन की क्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल और नलिकाओं का एक संगठित जाल संरचना बना, रेटिकुलम मतलब ही जाल होता है, तो वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स का एक जो है जाल रूपी संरचना है। नलिकाएं पेशी तंतु के समानांतर रूप में व्यवस्थित होती हैं और टी तंत्र की नलिकाएं सार्कोलेमा से लेकर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी के बीच में होती हुई सार्कोप्लाज्म में खुलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वो आपको स्ट्रक्चर बताया था, जो यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बताया था यही स्ट्रक्चर यहाँ डिस्क्राइब किया है। सार्कोप्लाज्म जो है, सार्कोलेमा जो है ये बीच बीच में इस तरह से एक जेड लाइन दूसरी जेड लाइन में या जेड लाइन में आकर के ये लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये मिलकर के बनाता है टी तंत्र। और टी तंत्र क्या करता है, जो संवेदनाएं हैं उसको तुरंत आगे तक पहुंचाने का काम इसकी हेल्प से होता है। ठीक है, यानी फास्ट जो इसका इम्पल्सेस को फास्ट पहुंचाने का काम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। इन संरचनाओं का पेशी संकुचन के समय विशेषकर उत्तेजन संकुचन युग्मन के समय महत्वपूर्ण योगदान है। किनका, टी तंत्र का। टी तंत्र के बारे में भी अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी ये यहाँ से आप देखें, तंत्रिका आवेग के तंत्रिका पेशी संधि पर पहुँचने पर सार्कोलेमा उत्तेजित हो जाता है। तंत्रिका आवेग जो है ये जैसे ही तंत्रिका पेशी संधि यानी नर्व और मसल का जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला भाग है, जंक्शन वाला पार्ट है, वहाँ पहुँचेगा जैसा ही इम्पल्स, वैसे ही सार्कोलेमा उत्तेजित हो जाएगा। सार्कोलेमा में डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। डीपोलराइजेशन के कारण सार्कोलेमा में विध्रुवीकरण में आधार पाथ से बाहर एसिटाइलकोलिन जो है ये रिलीज़ होगा। तो ये रिसेप्टर्स जो
लेमा पर उपस्थित है इनसे ग्रहण अटैच होंगे तो विध्रुवन की इस तरंग सार्कोलेमा पर उपस्थित अनुप्रस्थ तंत्रिका पर की मुख्य द्वार से कहाँ से होते हुए मुख्य द्वार से पेशियों के अंदर प्रवेश करती है। अनुप्रस्थ नलिकाओं और सार्कोलेमा रेटिकुलम में के आपस में जुड़े रहने के कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी विध्रुवीकृत कर देती है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी विध्रुवीकृत हो जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विध्रुवीकृत होने के कारण इसमें जो कैल्शियम आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, जिससे इसके अंदर उपस्थित कैल्शियम जो है वो बाहर रिलीज होंगे। कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आने से कॉन्ट्रैक्टाइल जो फिलामेंट हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के बीच में अनुप्रस्थ सेतु यानी ब्रिज है उसका फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण पेशी का संकुचन होगा। पेशीय तंतुओं के संकुचन की क्रिया समाप्त होने पर कैल्शियम आयन जो है वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। क्या बताया था, वो कैल्शियम पंप जो है वो एक्टिव हो जाता है। यह क्रिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होती है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जहाँ भी पंप आ गया काम में वहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत और वहाँ आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की। तो कैल्शियम जो रिलीज हो गए थे जो सार्कोप्लाज्म में उपस्थित थे वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचा दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम पंप, जो यहाँ आपको बताया था कैल्शियम पंप की सहायता से। ये कैल्शियम पंप की सहायता से, और ये कैल्शियम पंप एक्टिवेट होगा तो इसके लिए एनर्जी चाहिए क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आप जो है ये डायग्राम देखें पहले, ये 3 डायग्राम। पहला डायग्राम देखा है स्ट्रेच्ड फेस, यानी इस समय पूरी जो मसल फाइबर है ये स्ट्रेच है। स्ट्रेच का मतलब क्या है, स्ट्रेच का मतलब क्या है, ये देखो ये आई बाहर की तरफ, ये आई बाहर की तरफ, और यहाँ पर ये बीच में जो है मायोसिन ही उपस्थित है केवल। इसके ऊपर मायोसिन ऊपर, इसके ऊपर क्या है, एक्टिन उपस्थित नहीं है, केवल मायोसिन वाला पार्ट है। पूरा जो एक्टिन है वो बाहर की तरफ जितना खींच सकता था उतना खींच गया, उससे आगे नहीं खींच सकता, पर जितना खींच सकता था उतना खींच गया। इसको कहेंगे स्ट्रेच्ड फेस। ये है रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस में क्या है, बीच में एच जोन है और ये मायोसिन है, और ऊपर की तरफ क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, एक जेड से दूसरे जेड में। ये कितना बताया था, 2.6 म्यू। ठीक है, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या बताएंगे, ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये दोनों साइड से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर आ रहे हैं, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इधर और इधर। जो मायोसिन है, जैसे ये मायोसिन है तो यहाँ से यहाँ तक कब तक आएंगे, जब तक ये दोनों अटैच नहीं हो जाएंगे। जो बीच में कौन सी लाइन बताई थी, एम लाइन, तो एम लाइन तक। ठीक है, तो ये एम लाइन तक ही तो आ पाएंगे, बाद में ये खुद आपस में तो ओवरलैप करेंगे नहीं। तो जब ये एम लाइन तक दोनों तरफ से जो है एक्टिन फिलामेंट आकर यहाँ अटैच हो जाते हैं, इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। ये नॉर्मल रेस्टिंग, और ये कौन सी थी, ये थी स्ट्रेचनिंग फेस। ठीक है, तो स्ट्रेचनिंग फेस में क्या है, जितना आगे तक स्ट्रेच हो सकता है बस। तो स्ट्रेच भी कहाँ तक हो सकेगा, मैक्सिमम। ठीक है, और ये रेस्टिंग और ये कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, दोनों तरफ से आयोसिन जो है आएंगे और मायोसिन के बीच में यानी एच लाइन के बीच में जो एम लाइन है वहाँ तक ही आ पाएंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रेचनिंग फेज़ है, ये रेस्टिंग फेज़ है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल फेज़ है। अब आपके आता है डेविस थ्योरी। डेविस थ्योरी जो है, जो अभी हमने बताया, ये पूरा डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन किया था आपको यहाँ, ये ही पूरा डेविस थ्योरी है कि किस तरह से जो है ये मोटर न्यूरॉन जो है डीपोलराइज होकर के आ रही है। तो डीपोलराइज हो रही है तो कैल्शियम चैनल ओपन हो रहा है, कैल्शियम चैनल ओपन हो रहा है तो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रहा है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है। जैसे ही एसिटाइलकोलिन जो है ये प्लाज्मा लेमा के रिसेप्टर से अटैच होगा, वैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे। सोडियम चैनल ओपन होने से प्लाज्मा लेमा डीपोलराइजेशन होने लगेंगे। प्लाज्मा लेमा का डीपोलराइजेशन जो है टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल के कारण
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिपोलराइज होगा, ये डिपोलराइज होगा तो इसके अंदर के कैल्शियम जो है ये कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम रिलीज होंगे, कैल्शियम रिलीज होंगे तो ये कैल्शियम पहुंचेंगे टीपीसी के साइट में, और इस तरह से जैसे टीपीसी के साइट से अटैच होगा वैसे ही जो टीपीआई था जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में था वो हट जाएगा। जैसे वो हटेगा एक्टिन और मायोसिन आपस में, एक्टिन और मायोसिन आपस में जो है ये ब्रिज बना लेंगे, और जैसे ये ब्रिज बना लेंगे इसमें एनर्जी तो कंज्यूम हुई है लेकिन इससे क्या होगा, स्लाइडिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इससे होगा। तो यहाँ पर डेविस वाला जो पॉइंट है, डेविस वाला जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर देखें, सेम वही चीज़ आपको यहाँ थ्योरी में मिलेगी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन R.E. डेविस ने 1963 में किया। इसके अनुसार प्रोटीन अणुओं के सर्पण में मायोसिन सूत्र के किनारे की ओर से श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मायोसिन कहीं नहीं सरकेगा, सरकेगा कौन, केवल एक्टिन। एक्टिन सरकेगा और एक्टिन ही वापस बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आ रहा है। एक्टिन आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। टच एम वाली लाइन तक आकर के टच कर लिया तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, और फिर मैक्सिमम रिलैक्सेशन की भी एक लिमिट है। ठीक है, पर मायोसिन अपनी जगह से नहीं हिलता है, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर एक्टिन और मायोसिन की साइज में कोई अंतर नहीं आता है, इन फिलामेंट की साइज में कोई अंतर नहीं आता है। एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है बस, और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर और वापस बाहर की तरफ, यानी दोनों के ही जो साइज़ है फिलामेंट उनकी साइज़ में कोई अंतर नहीं आता है, केवल स्लाइड कर रहा है, एक्टिन स्लाइड कर रहा है ओवर मायोसिन। ठीक है, तो मायोसिन सूत्र के किनारे की ओर से श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण भूमिका, किनारे की ओर स्थित मायोसिन श्रृंखलाओं के अंतिम किनारे पर एटीपी के अणु स्थित होते हैं। क्या स्थित है, एटीपी के अणु प्रत्येक श्रृंखला के आधारी भाग ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं जो संपूर्ण ग्लूमेटिक और एस्पारिक अम्ल पर उपस्थित COO- के कारण होते हैं। यहाँ से लेते हैं पेशीय संकुचन के समय सार्कोप्लाज्म के विध्रुवीकरण से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के कैल्शियम का निष्कासन होता है। ये पूरा आपको बताया था, कैल्शियम एक्शन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, और इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस वहाँ समझाया था यही यहाँ पर थ्योरी में दे रखा है, आप अपनी बुक में इसको देख सकते हैं। और ये जो रे डायग्राम है, दिस रे डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर टाइम कम होता है तो आप रे डायग्राम पहले बनाओ फिर एक्सप्लेन करो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे ही उद्दीपन आया, आवेग आगे पहुंचा, सार्कोलेमा जो है उसका डिपोलराइजेशन हुआ, ये डिपोलराइजेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगा जिससे इसमें कैल्शियम बाहर निकलेगा। कैल्शियम बाहर निकले से मायोसिन का एटीपीएस सक्रिय हो गया जिससे अनुप्रस्थ सेतु यानी क्रॉस ब्रिज का निर्माण हुआ, जिससे एक्टिन और मायोसिन तंतुओं का में विसर्पण होगा। क्रॉस ब्रिज के बनते ही विसर्पण हुआ, तनाव उत्पन्न होगा यानी संकुचन। रिलैक्सेशन में क्या है, ऑपोजिट प्रक्रिया, एटीपीए द्वारा एटीपी का विघटन। एक्टिन और मायोसिन जो पेयर यानी अनुप्रस्थ सेतु है वो टूट गए, टूटने से कैल्शियम पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश कर गया, पुनः प्रवेश कर दिया तो तनाव खत्म तो रिलैक्सेशन। ठीक है, शिथिलन की प्रक्रिया। तो ये जो रे डायग्राम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझने में भी और इसको एक्सप्लेन करने में भी। अब यहाँ लेते हैं हम तुरंत जो इसको एनर्जी चाहिए होती है वो 3 सोर्सेस से मिल रही है, 3 सोर्सेस से मिल रही है। ये तो पूरा इसका एनर्जी वाला और कॉन्ट्रैक्शन वाला बताया है। एडीपी से ये 3, एडीपी प्लस फॉस्फोक्रिएटिनिन। तो फॉस्फोक्रिएटिनिन जो है ये लगातार क्रिएटिनिन और एटीपी में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिनिन काइनेस। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट रिलीज होती है फॉस्फोक्रिएटिनिन से। किसके द्वारा, क्रिएटिनिन काइनेस इसको क्रिएटिनिन में कन्वर्ट करता रहता है और एटीपी बनती जाएगी। क्रिएटिनिन जो है ये किडनी के द्वारा क्या होता जाएगा, एलिमिनेट होता जाएगा। ठीक है, तो ये फॉस्फोक्रिएटिनिन से क्रिएटिनिन प्लस एटीपी प्राप्त होता जाएगा, ये यूज़ होता जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में, और क्रिएटिनिन जो है ये एलिमिनेट कर दिया जाता है लगातार किडनी के द्वारा क्योंकि क्रिएटिनिन जमा नहीं होना चाहिए। तो फॉस्फोक्रिएटिनिन जो है हाई एनर्जी फॉस्फेट सोर्स है। ठीक है, दूसरा है मायोकाइनेस। मायोकाइनेस क्या करता है, मायोकाइनेस से भी 2 एडीपी से
एनर्जी बनाने का काम एएमपी और एटीपी, अगेन दिस एटीपी इज़ यूज्ड, है ना। तीसरा है लैक्टिक एसिड यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, इस लैक्टिक एसिड का 20% जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, इससे एनर्जी मिलेगी। बाकी जो 80% लैक्टिक एसिड है ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह से एनर्जी मिल रही है। एक तो फॉस्फोक्रिएटिनिन से, क्रिएटिनिन काइनेस एंजाइम के द्वारा क्रेटिनिन और एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्रेटिनिन एलिमिनेट हो रही है, एटीपी यूज़ हो रहा है। दूसरा मायोकाइनेस के द्वारा, और तीसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी लैक्टिक एसिड के द्वारा। और यहाँ ये जो बता रखा है, ये इसका प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मायोसिन एटीपी के साथ अटैच हुआ तो एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स बन गया, और एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद में जो है ये ब्रिज बना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टोमायोसिन और एडीपी, फॉस्फेट तो यूज़ हो गया, एडीपी प्लस एक फॉस्फेट, और इस तरह से एक्टोमायोसिन बना और एडीपी रिलीज़ हुआ, और इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ठीक है, ये कॉरी साइकिल है। कॉरी साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछी जाती है। कॉरी साइकिल क्या है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोस है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोस, ये क्या है, ब्लड का जो ये लीवर से हम शुरू करते हैं। इसमें लीवर में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोस जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में कन्वर्ट हुआ, ये जो ग्लूकोस में कन्वर्ट हुआ ये ब्लड में गया, ब्लड के द्वारा ये मसल में चला गया। मसल में जब ये ग्लाइकोजन जाएगा तो यहाँ ग्लाइकोजन का क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और यहाँ से मसल में लैक्टिक एसिड बनेगा। इस लैक्टिक एसिड का 80% जो है रिसाइकल होना है, 20% का ऑक्सीडेशन हुआ और इससे एनर्जी मिली, वो एनर्जी कंज्यूम होगी कॉन्ट्रैक्शन में। ये 80% जो है ये ब्लड में लैक्टेट के रूप में गया, यहाँ से ये वापस लीवर में पहुँचा दिया जाता है और ये लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड से जो एनर्जी मिल रही है उसको बता रहा है, और बाकी जो 80% लैक्टिक एसिड है वो किस तरह से वापस ये साइकिल में रोटेट होती जा रही है पूरी, ये इसमें बताया जा रहा है। दिस इज़ नोन एज कॉरी साइकिल, दिस इज़ नोन एज कॉरी साइकिल। ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट रिक्वायर्ड किसके लिए, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। तो क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एक्टिन और मायोसिन के बीच में एटीपीएस एंजाइम जो है वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा एडीपी और पी में, और इस फॉस्फेट को काम में ले लिया जाता है। तो इस तरह से लगातार जो एनर्जी चाहिए वो एक तो क्या बताया, क्रिएटिनिन फॉस्फेट से, ये क्रिएटिनिन काइनेस, क्रिएटिनिन और हाई एनर्जी फॉस्फेट रिलीज हो रही है। किडनी लगातार जो है क्रिएटिनिन को एलिमिनेट करती रहती है। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो आपको बताया, ये यहाँ पर वही चीज़ बता रखी है। ये आप कॉरी साइकिल वाला, जैसे लीवर है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, तो ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ब्लड के द्वारा मसल में चला गया। मसल में अब ये जो ग्लाइकोजन है इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बना। इस लैक्टिक एसिड का 20% का तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, एनर्जी मिल गई, बाकी 80% लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया और ब्लड के द्वारा वापस कहाँ पहुँचा दिया गया, लीवर में पहुँचा दिया गया। तो इस तरह से जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा इसको एनर्जी मिल रही है। और ये जो आपके बुक में दे रखा है ये है क्रेटिनिन वाला जो बताया था, क्रेटिनिन ओपी, आर्जिनिन ओपी, क्रेटिनिन और आर्जिनिन, ये ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। किस तरह से क्रॉस ब्रिज बन रहा है, किस तरह से क्रॉस ब्रिज हट रहा है, बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में वो स्लाइड होगा, स्लाइड होने के बाद जब हट रहा है इसका मतलब वो स्लाइड हो चुका है, वो ब्रिज हट गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस है। इसकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनाऊंगी इससे रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।